उस प्रकार की स्थितियां हैं। तो ये इसलिए बढ़ेगा, डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं है, कंपनी से सीधा प्रोडक्ट आता है, डायरेक्ट सेलर को जो कमीशन है वो कमीशन सीधा मिल जाता है, ये इसका एक बेनिफिट है। और अंतिम इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस बिजनेस के माध्यम से एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं हमारे देश में? 60% से ज्यादा जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग रोजगार दे सकते हैं, जो शायद कोई सरकार नहीं दे सकती। राइट सर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी क्या स्थिति है हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की, जानने के लिए उत्सुक हैं आप लोग? कितने लोग जानना चाहते हैं? 2011 में हम लोग एक ऐसी परीक्षा से गुजरे जब कुछ समय के लिए हमारा सिस्टम बंद रहा, लेकिन हम मजबूती के साथ में दोबारा आए। वैसे जैसे आग में तपने के बाद सोना कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार हम कुंदन बन के निकले हैं। उसके बाद में हम लोगों ने काम किया, हमने मिलकर दूसरी कंपनियों के साथ में, जो अच्छी कंपनियां थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये इसका वेबसाइट एड्रेस भी आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें लगभग 6 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बहुत सारी एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लोग इसमें हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की जो जिम्मेवारी है वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मुझे दी गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसमें हैं, लेकिन सबका ये मानना था कि अगर सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग अगर किसी टीम के पास और किसी कंपनी के पास हैं तो आरसीएम के पास में है। तो हम लोग 6-7 साल पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट के सामने जाके हमने दरखास्त रखी कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे गाइडलाइन दे दीजिए। 2012 में राजस्थान गवर्नमेंट ने अक्टूबर में गाइडलाइन दे दी थी, हम लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि गाइडलाइन अगर सेंटर से होगी तो वो सब राज्यों पे लागू हो जाएगी। राइट सर? तो ये स्टार्ट हम लोगों ने किया, बड़े बड़े हम लोगों ने आयोजन करते रहे, हम लोग मिनिस्टर्स से लगातार मिलते रहे, ब्यूरोक्रेट से लगातार हम लोग मिलते रहे। और जैसे हम लोगों की आदत है डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों की कि हम किसी चीज के पीछे फॉलोअप जब हम करते हैं ना, करते हैं आप फॉलोअप? एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप फोन करते हैं, बुलाते हैं मीटिंग में, वो नहीं आता समटाइम, फिर आप क्या करते हैं, उसको फोन करते हैं, समटाइम वो फोन भी नहीं उठाता, तो हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है। तो वो नेचर में था हम लोगों की, हम सरकार के इतना पीछे लगे, इतने इवेंट पे इवेंट हम लोग करते गए, फॉलोअप करते गए, ये बड़े बड़े इवेंट्स हम लोगों ने किए, और उन सारी चीजों का परिणाम ये रहा कि भारत सरकार ने हम लोगों को गाइडलाइन दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये नोटिफिकेशन है उसका, 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी होगी। और इसके बाद भी अब भी हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बने, और उसके लिए हम लोगों ने ये बड़ा और कार्यक्रम रखा है। मैं आपको इस संस्था का प्रेसिडेंट होने के नाते और आपका साथी होने के नाते मैं आमंत्रित करता हूं। 4 जुलाई को हम लोग दिल्ली में काफी बड़ा इवेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री से कुछ लोग आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, जुडिशरी से लोग रहेंगे, और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बड़ी संख्या में लोग आएंगे 4 जुलाई को दिल्ली में। पिछली बार हम लोगों ने इसको तालकटोरा स्टेडियम में किया था, और इस बार हम लोग दिल्ली कैंट में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं इसमें शिरकत करने के लिए? मैं आप सबको, स्पेशली जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो मानते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज्यादा डिसिप्लिन आना चाहिए, मैं उनको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। 4 जुलाई का दिन हमने वर्किंग डे इसलिए चुना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाए। तो आप आइए इस कार्यक्रम में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ये जो सारी स्थितियां हैं, गाइडलाइन जारी हो गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट ने 24 जनवरी का टाइम दिया था सभी को। 24 जनवरी तक हर कंपनी को अपने आप को सरकार के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसी कंपनी को वैध माना जाएगा, बाकी सबको इलीगल मान लिया जाएगा। 2-3 दिन पहले हम लोग मिनिस्ट्री में गए थे, वहां मालूम चला कि पूरे देश से
300 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। कितनी कंपनियों ने सर? 300 ने, सिर्फ 300 ने। और उन्होंने मजेदार ये बताई कि 300 में से हमें लग रहा है कि 250 जो कंपनियां हैं वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही। हेलो, मजेदार बात ये है, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात ये है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की 9 सितंबर 2016 को, आरसीएम बैनर्स उस गाइडलाइन का 100% पालन पिछले कई सालों से लगातार कर रहा है। चाहे गाइडलाइन में ये पॉइंट था कि भाई आपने हर डिस्ट्रीब्यूटर का केवाईसी लेना है, मैंडेटरी है, हम पहले से ही लेते आ रहे हैं। आप प्रोडक्ट देंगे तो 30 दिन की प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन गारंटी होनी चाहिए, वो हम लोग पहले से ही देते आ रहे हैं। एक नियम ये था कि ज्वाइनिंग के नाम पे आए कोई फी नहीं लेंगे, वो हम नहीं ले रहे हैं। ये सारी की सारी कंडीशंस को हम पहले से ही पालन करते आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, राइट सर? तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इस समय मैं 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आरसीएम बैनर्स क्या था, 5 साल पहले, 2 साल की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मौजूदा समय की बातचीत कर रहा हूं। मौजूदा समय में आरसीएम बैनर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर के आई है। हमें इसे मजबूती के साथ में ग्रैब करना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। कितने लोगों ने मजबूती के साथ पकड़ लिया है? आपको मालूम है आरसीएम की क्या ताकत है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारे प्रोडक्ट में 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। क्या है 2 चीजें? रीजनेबल रेट्स हैं और बेस्ट क्वालिटी है, जो दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, डिपोज हैं, 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रीचार्ज जैसा वर्ल्ड के जो लीडिंग ब्रांड्स में आने जा रहा है न्यूट्रिशंस में, वो हमारे साथ में है। अमिताभ बच्चन और सानिया मिर्जा जैसी पर्सनैलिटी न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड के माध्यम से हमें सपोर्ट करती हैं। ये सब और किसी के पास में है? नहीं है। ये सारी हम सब लोगों की ताकत है। और तीसरी जो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, वो है हमारे विजनरी फाउंडर मिस्टर टीसी छावड़ा। मैं पिछले 6 सालों से डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली, क्योंकि वो मेरे काम है, लोगों से मिलना, कंपनियों से मिलना। और डीएसटीडब्ल्यूए की ही एक कंपनीज की एक विंग है एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। एफडीएसए में कंपनियां रजिस्टर्ड होना चाहती हैं जो एफडीएसए की गाइडलाइन को फॉलो करती हैं। तो उसकी जो एक स्क्रूटनी कमेटी है, उस स्क्रूटनी कमेटी में मुझे भी लिया जाता है कंपनीज की वो चेक करने के लिए, उसका मार्केटिंग प्लान, उसकी बैकग्राउंड, उसके प्रोडक्ट, वो सारी की सारी चीजें। तो मैं बड़ी क्लोज से इस इंडस्ट्री के नजदीक में आया और मुझे ये मालूम हुआ, ये सारी चीजें जानने के बाद में, हमारे देश में पिछले 2000 के बाद में 17-18 सालों में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी बंद हुई। लेकिन जो बंद हुई, उन बंद होने वाली कंपनियों में से, शट डाउन होने वाली कंपनियों में से केवल मात्र आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो दोबारा से चालू हुई है। सिर्फ एक मात्र कंपनी। हाँ, ऐसा जरूर हुआ कि कोई कंपनी पहले एबीसी नाम से थी, वो बंद हो गई, उसने एफडी के नाम से जाके ज्वाइन कर लिया, नया स्टार्ट कर लिया। ऐसा तो बहुत हुआ, लेकिन उसी नाम से, उसी ब्रांड से, उसी ट्रेडमार्क से, उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के साथ में काम करने वाली पूरे देश की इकलौती कंपनी आरसीएम है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास में उस प्रकार के कमिटेड फाउंडर हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, एक नई कंपनी आ गई, हेलो, यस और नो, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे आगे भी आते रहेंगे आपके साथ में। लेकिन कोई कंपनी तब तक काम करती है इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, जब तक उसके सामने कोई समस्या नहीं आती। मैंने बड़े बड़े बाहुबलियों को मुंह के बल गिरते देखा है और उनको मार्केट से गायब होते देखा है सर, राइट? और हम लोग ट्राई एंड टेस्टेड कंपनी है।
ये अच्छी बात है हम सबके लिए। और हमारी एक स्ट्रेंथ है कि हमारी कंपनी के पास में ट्रेडिशनल बिजनेस का और डायरेक्ट सेलिंग का दोनों का अनुभव है। हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत यूनिक है। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि हमारा मार्केटिंग प्लान में ये मिलता है, ऐसा मिलता है, ये फंड है, वो फंड है। हेलो, स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर होने के नाते जो जो कंपनियां हमारे पास में आती हैं, हम उनका मार्केटिंग प्लान देखते हैं। मार्केटिंग प्लान इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम कई सारे लोग बैठते हैं। एक हमारे में सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं, एक जो है वो मैथमेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो सब लोग बैठ के जब कंपनियों का प्लान देखते हैं, हम 4-5 बार बैठते हैं, तब जाके कंपनी के प्लान के बारे में उसके लूप होल्स पता लगते हैं। और आपको कोई बताता है 10 मिनट में, और आप 10 मिनट में ये लगते हैं कि यार ये प्लान बहुत बढ़िया, और अपने सीनियर प्लान को फोन करते हैं कि सर आरसीएम में ये करवा दो। हेलो, मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फोन होते हैं, सर आरसीएम में ये कमीशन ऐसे बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा। आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत यूनिक है। 2 वजह उसकी हैं। पहली वजह ये है कि इस मार्केटिंग प्लान में कोई कैलकुलेशन एरर कभी नहीं आ सकता। आपका बैलेंस आज 500 रुपए का है और आने वाले समय में 500 करोड़ का हो जाएगा, कैलकुलेशन की गड़बड़ी नहीं आएगी। सर, जो प्रलोभन वाले प्लान होते हैं, जैसे बैलेंस बढ़ता है वो सारा कैलकुलेशन उनका गड़बड़ हो जाता है। दूसरी खास वजह ये है, मनोज बजाज जी ने भी उस चीज को बोला था कि कुछ लोगों को लगता है कि जो पहले आ गया वो पा गया। ये मार्केटिंग प्लान की खूबी ये है, आज जोधपुर एरिया में अगर सबसे बड़ी पिन रूबी है, एक व्यक्ति आज इस बिजनेस को ज्वाइन करे, जो आज पहली बार यहां पे बैठा है, वो ज्वाइन करे, सिस्टम के साथ में काम करे, पूरी कमिटमेंट के साथ में काम करे, वो अगर चाहे तो वो जोधपुर एरिया का पहला डायमंड बन सकता है। खूबी ये है इस प्लान की कि अगर आप में पैशन है इस काम को लेके, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। कोई ये फाउंडेशन नहीं है कि जो पहले आ गया वो पा गया। राइट सर? और छठा और अंतिम जो सबसे यूनिक पॉइंट है हमारे बिजनेस का, वो है हमारे पास एक यूनिक इन वर्ल्ड नाम का एक अलग से एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है पिछले कुछ समय से। ये एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? ये एजुकेशन सिस्टम सब लोग सीनियर लीडर मिलके हम लोग कॉमन मीटिंग्स करते हैं। मैं 17 साल में पहली बार जोधपुर पता किस लिए आया? मैं इसलिए आया क्योंकि यूनिक इन वर्ल्ड ने भेज दिया मुझे। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। राइट सर? और आप भी तैयार रहिए, जब आप एक लेवल पे जाएंगे, आप न केवल मात्र जोधपुर में, अपितु आपको बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में बुलाया जाएगा, जहां हजारों लोग आपसे कामयाबी के मंत्र सीखेंगे। एक सिस्टम काम कर रहा है प्रॉपर। और इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में गिनी चुनी कंपनियों के पास है सर। और जिन कंपनियों के पास है, मजेदार बात यह है कि वो कंपनी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से बिकवा देती हैं। अगर हम प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें और उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोगों की बातचीत करें, तो हमारा सिस्टम उनसे कम से कम 10 गुना आसान हो जाएगा। राइट सर? तो आप तैयार रहिए। अब आपकी अगर अपलाइन उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, उतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो ये एजुकेशन सिस्टम आपके साथ में रहेगा, बशर्ते कि आप अपने आप को सिस्टम के साथ में प्लग कर लीजिए। कर सकते हैं? तो ये कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से मेरा ये मानना है कि आरसीएम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने उभरी। आप भी मानते हैं? कितने लोग ये कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये कमिट करता हूं कि मैं पूरी जिंदगी आरसीएम बिजनेस को करता रहूंगा, पूरी लाइफ का कमिटमेंट कितने लोग करते हैं? मैं अगले टॉपिक पे मैं आऊं, एक चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं। 16 साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। इन 16 सालों में क्या आपको लगता है कि किसी ने मुझे किसी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं दिखाया होगा? क्या आपको लगता नहीं किसी ने मुझे लालच प्रलोभन नहीं दिए होंगे? आज
यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद में जहाँ बहुत सारा पैसा है, अब मेरे सामने एक दूसरी समस्या है। मेरे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार, एक अलग सर्कल बनता है, वो लोग मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में खींचने का प्रयास करते हैं कि आप ये करो, ये फैक्ट्री लगा लो, आप ऐसा कर लो, वो कर लो, वो कर लो। मैंने पिछले 16 सालों में एक ही काम किया है कि मैंने अपना फोकस आरसीएम बिजनेस पे रखा, और उस फोकस रखने का परिणाम ये है कि मैं आज आरसीएम बिजनेस की डायमंड जैसे लेवल पे। मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि आप अपना फोकस बनाए रखिए। क्या बनाए रखिए सर? डिस्टर्ब मत होइए। पुराने जमाने में तांगा चलता था, अभी चलता है? अभी बहुत कम हो गया है। तो तांगे में जो चतुर उसका तांगे का मालिक होता था, वो क्या करता था, जो घोड़ा अच्छे से काम नहीं करता था, अच्छी स्पीड से नहीं चलता था, वो क्या करता था, तांगे के दोनों साइड में एक नजरबंद लगा देता था। क्या लगा देता था? अब नजरबंद लगाने से क्या होता था, तांगे को साइड में न तो घास दिखता था, न घोड़ी दिखती थी। उसको क्या दिखता था? उसको रास्ता दिखता था, अपनी मंजिल दिखती थी, और उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। अब हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई आपके यहाँ पे कोई नजरबंद लगाए। ये नजरबंद आपने अपने डिसिप्लिन का खुद लगाना पड़ेगा कि आपको कोई भी कंपनी, कोई दूसरी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करें, और आप अगर फोकस रहेंगे आरसीएम पर, आपको डायमंड की पिन दिखाई देगी। मैं गारंटी करता हूं आपकी एवरेज बहुत बढ़ जाएगी, और जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो अगले 2 साल में हो सकता है। कर सकते हैं सर? वर्क विद सिस्टम। बहुत सारे साथी हैं, बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कम समय में बड़े अच्छे परिणाम ले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जोड़ तोड़ से करते हैं, नहीं। अगर आपको लंबे समय तक बड़े परिणाम चाहिए तो आपको सिस्टम फॉलोअर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा सर? सिस्टम फॉलोअर। एक्साइटमेंट में, जोश में आप बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते, कम समय तक जा सकते हैं। बड़ी अचीवमेंट बगैर सिस्टम के आपको नहीं मिल सकती। सिस्टम की जब हम बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं सिस्टम में। मैं उन बहुत सारी चीजों में से एक चीज पे मैं आज बातचीत आपसे करना चाहता हूं, वो है कोर स्टेप्स। और कोर स्टेप्स बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, बी कोर एंड टीच कोर। आप कोर बन जाइए और अपनी डाउनलाइन को कोर बना दीजिए। दोनों काम करने हैं सर। क्या करना है? खुद कोर बनना है और अपनी टीम को कोर बनाना है। अगर ये दो काम आप करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ऊपर बढ़ता रहेगा। आप बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, बड़े गुणवान हो जाएंगे ट्रेनिंग ले लेके। अगर आपकी टीम में वो डुप्लीकेशन नहीं होगा तो बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। दोनों काम करने हैं, बी कोर एंड टीच कोर। कोर क्या है? कोर हमारे कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं 8 कोर्स में। इनमें से मैं 3 स्टेप्स पे आज आपसे थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि पूरी बातचीत करने के लिए समय नहीं है। पहला स्टेप हमारा क्या है? सेट योर गोल। दूसरा, सो द प्लान मिनिमम 5 इन ए वीक। तीसरा, रिटेल परचेज 5000 बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट मंथली, मेंटेन डायमंड क्लब। चौथा, एक कैसेट आपने हर रोज सुननी है। पांचवा क्या है? कम से कम 30 मिनट आपने किताब पढ़नी है। छठा है, कम से कम एक फंक्शन आप सिस्टम का मंथली अटेंड कीजिए। सातवां है, हर महीने अपनी अपलाइन के साथ में बैठिए, अपना लेग स्ट्रक्चर उनको दिखाइए और उनसे गाइडलाइन लीजिए, काउंसलिंग लीजिए कि आगे कैसे बिजनेस करना है। और 8वां पॉइंट है, नेवर गिव अप एंड बी पॉजिटिव। ये 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप। बी कोर का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इन 8 कामों को लगातार कर रहा है वो कोर बन गया है। यस। अब यहां पे ऐसा नहीं कि आपने 6 काम किए और आप ये कहें जी मैं 70% कोर बन गया हूं। 70-40% नहीं चलेगा, 100% चलेगा। बीच वाला कोई काम नहीं है। अगर आप 8 में से 7 काम कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोर नहीं है।
ये खुश मत हो जाना कि मैं डायमंड क्लब कर रहा हूं तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। डायमंड क्लब 8 में से एक पार्ट है, और आप 7 काम कर रहे हैं, डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो फिर भी नहीं होगा। हेलो, 8 के 8 ये एक वैसी चीज है कि कोई लेडीज या तो प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट नहीं होती है, बीच का कोई मामला नहीं होता। हेलो, वैसी क्लैरिटी है यहाँ पे, राइट सर? तो 8 काम आप कर सकते हैं। अब इन 8 कामों में से तीन कामों पे मैं बात आपसे करना चाहता हूं, जिसमें से एक स्टेप मैंने चुना है डायमंड क्लब एंड स्टार डायमंड क्लब। डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते हैं, इधर भी हैं। डायमंड बनने के लिए कितना बोनस वॉल्यूम चाहिए आपको? कितना सर? मैं डायमंड क्लब की बात नहीं कर रहा हूं सर, ये नीले वाली पिन की बात कर रहा हूं जो मैंने लगाई हुई है। 50 करोड़ चाहिए सर। कितने करोड़? अब 50 करोड़ चाहिए और ये पिन मेरे पास में, इसका मतलब ये है कि 50 करोड़ हो सकता है। ये तो समझ में आती है बात, राइट? 50 करोड़ बोनस वॉल्यूम आपको चाहिए, लेकिन उस 50 करोड़ पे जाने का जो पहला पायदान है वो है डायमंड क्लब, जिसके लिए कितना चाहिए? 5000। इसलिए मैंने ये जो पिने हैं उसी सिंबॉलिक रूप में लगा रखी हैं कि अगर जिस दिन ये पिन आपको लग गई डायमंड क्लब वाली, तो उसके बाद में कुछ सालों के बाद में ये दूसरी पिन भी लग जाएगी जब 50 करोड़ महीने का बोनस होने लग जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि बहुत सारे लोग इस पिन पे आ गए हैं, डायमंड क्लब पे आ गए हैं। और जब से कंपनी ने ये लॉन्च किया, मैंने डायमंड क्लब स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे काम करते करते, सीखते सीखते, क्योंकि हम रिटेल नहीं करते थे हम लोग, इस महीने से मैंने स्टार डायमंड क्लब भी स्टार्ट कर दिया है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपके पास में एक लेवल है, आप बड़े बिजी रहते हैं मीटिंग्स में, तो जब एक डायमंड लेवल का व्यक्ति जिसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जब वो समय निकाल सकता है स्टार डायमंड क्लब के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी निकालना चाहिए, सोचना चाहिए उस दिशा। राइट सर? स्टार डायमंड क्लब पे आइए। कुछ लोग आपके यहाँ पे हैं, आपके लोकल हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। जितेंद्र गहलोत एक बड़ा नाम है पूरे देश में, मैं तो स्पेशली आया उनसे कुछ टिप्स लेने के लिए कि भैया मैंने ये डायमंड स्टार डायमंड शुरू कर दिया, कुछ बताइए आप करेंगे। किया जा सकता है सर, यस। तो आप इस पे फोकस रहिए। अगर आप अपने ग्रुप में ये करना शुरू कर देंगे तो आपका बोनस कभी नीचे नहीं आएगा सर। हेलो, चाहते हैं बोनस नीचे आए? ऊपर ही जाए। ये जो है ना, आपके बोनस को लॉक कर देगा डायमंड क्लब। एक डिस्ट्रीब्यूटर की टीम में अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो 100 के 100 डायमंड क्लब करते हैं, 101वां भी ज्वाइन नहीं होता है, उन 100 लोगों से वो जिंदगी भर रॉयल्टी मेंटेन कर सकता है। कितने लोग चाहिए रॉयल्टी के लिए? सिर्फ 100। और क्या करना है? डायमंड क्लब 5000 बोनस वॉल्यूम, जो बहुत बड़ी बात नहीं, जरूर सिर्फ फोकस करने की है। तो आप इस पे फोकस कीजिए। दूसरा स्टेप जो मैं आपको कवर करना चाहता हूं 8 कोर्स स्टेप में, ये पहला स्टेप है और ये है सेट योर गोल। लक्ष्य तय करें। लक्ष्य क्यों तय करें? लक्ष्य क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का ये एक सब्जेक्ट है। मैं कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इसमें से छाटे हैं जो मैं चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट हम सब के लिए। गोल सेटिंग इज ए स्किल। गोल सेट इसलिए करना है क्योंकि ये क्या है? स्किल है, ये कौशल है, कुशलता है जिसे सीखा जा सकता है, दैट यू कैन लर्न। कोई जन्मजात चीज नहीं है कि भाई गोल सेटिंग कौन लोग कर सकते हैं, भगवान ने उनको पैदा कर दिया है तो वही कर पाएंगे। इस दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने बड़े बड़े एथलेटिक्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं, इन सब लोगों ने अपने ड्रीम को इसलिए पूरा किया क्योंकि ये गोल सेटिंग की टेक्निक को जानते थे। हेलो, धीरूभाई अंबानी, आप उनकी जीवनी पढ़िए। उनकी जीवनी में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी, वो बहुत बड़े ड्रीमर थे। क्या थे सर?
ड्रीमर थे, सपने देखते थे बड़े बड़े, और उन सपनों को कैसे पूरा करना है उसके लिए गोल सेटिंग की टेक्निक उनको मालूम। जो बड़े बड़े एथलेटिक्स हैं, ओलंपिक में जो मेडल लेके आते हैं, उन खिलाड़ियों की खास बात ये होती है दूसरे खिलाड़ियों से अलग, वो गोल सेट करना जानते हैं और उसे अचीव करना जानते हैं। राइट सर? तो ये हम सब इसको कर सकते हैं, बस कुछ चीजों को जानने और समझने की जरूरत है। क्या क्या समझना चाहिए, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ चीजें आपसे करूं। गोल सेट क्यों करना चाहिए? 2 पॉइंट मैंने 10 पॉइंटों में से 2 पॉइंट छाटे हैं। यू विल फील एनर्जेटिक। जब गोल आपके पास में हो जाएगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगी सर? एनर्जी आ जाएगी, उत्साह भर जाएगा आपके अंदर। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपके अंदर एनर्जी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने लिखा एक जगह, अगर आपको बड़ा काम करना है जिंदगी में तो 2 चीजों की आवश्यकता है। कितनी चीजों की आवश्यकता है सर? पहली चीज, आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए। आप अकेले बड़ा काम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, उस काम के प्रति आपके अंदर बहुत सारा उत्साह होना चाहिए, बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए, ताकि जो चुनौतियां आए आप उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। आप यहां पे आए, आज इस सेमिनार में बैठे हैं, आप एक्साइटेड हैं? ये जो एक्साइटमेंट है ये कितने टाइम तक काम करेगा आपके लिए? हेलो? कुछ तो ये मीटिंग खत्म होते होते उनका एक्साइटमेंट कम होने लग जाएगा। घड़ी में टाइम देखेंगे, बड़ा लंबा हो गया यार। कुछ का शाम तक चला जाएगा, और कल जब वो सुबह उठेंगे तो जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो आज अभी 100% एक्साइटेड है तो 10% रह जाएंगे, और 2 दिन बाद वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आपको कोई एक ऐसी एक्साइटमेंट की चीज मिलनी चाहिए, ऐसी चीज मिले जो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखे, और वो है आपका गोल। वो अगर आपके पास में है, आपकी डायरी में लिखा है, आपके मोबाइल में आपने उसको स्क्रीन सेवर के रूप में लगा रखा है, तो वो अगर आप देखते रहेंगे ऑटोमेटिक आपको एनर्जी मिलती रहेगी। हम पुरानी वीडियोस में देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा शुरू की, उनके अंदर इतनी एनर्जी थी, जब वो पैदल चल रहे थे उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि लोग उनके पीछे चलने में सक्षम नहीं थे। हेलो? लेकिन मेडिकली अगर आप देखेंगे, बॉडी जो हमारा वो है, नहीं जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं, बॉडी स्कैनर से आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि जी महात्मा गांधी में इन चीजों की कमी है। हेलो? इतने दुबले पतले थे, लेकिन उसके बावजूद इतनी एनर्जी इसलिए थी क्योंकि उनके पास में गोल था, बड़ा गोल था कि पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी दिलानी। हेलो? आपके पास हो सकता है सर? ये जितना बड़ा होगा, जितना स्पष्ट होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी हमेशा आपके अंदर रहेगी। आप देखिए, 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको इस दुनिया में। कुछ ऐसे होंगे, अगर आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो आपको उनका हाथ पकड़ के हिलाना पड़ेगा। हेलो? इतने निर्जीव हैं, एक्साइटमेंट नहीं है। और कुछ ऐसे मिलेंगे, आप हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाने से आप में एनर्जी आ जाएगी। उनमें अंतर यही है, जो निर्जीव है उसकी जिंदगी के कोई गोल नहीं है, और जिसमें एनर्जी है वो इसलिए है, उसका गोल है और उसे भरोसा है कि उसी जिंदगी में उस गोल को पूरा करके रहेगा। और आपकी तालियां भी ये बताती हैं कि आपके गोल हैं, उन गोल्स को लेके आप एक्साइटेड हैं, इसलिए ताली बजा रहे हैं दूसरों से ज्यादा। यस, तो आप गोल बनाइए सर। बगैर गोल के आदमी बड़ा ढीला ढाला रहता है। कि वीडियो क्लिप है, ये मैं कोशिश करता हूं अगर ये चलेगा तो, जब आदमी का कोई जिंदगी में लक्ष्य नहीं होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, ये देखिए आप। आवाज बढ़ाइए सर वहां से। मैं घर जा रहा हूँ और शाम को प्रवेश और अशोक के साथ मैं सोचा था तुम्हारा आज का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी, यू मीन लाइफ? राइट अंकल, उसके बारे में सोचना तो चाहिए। देखो, दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना जरूरी है। तुम साइंटिस्ट बनो मगर अच्छे साइंटिस्ट नहीं बनो, क्या फायदा? घास काटने वाला बनो मगर अच्छा घास काटो तो कोई मतलब है कि नहीं? सही कहा। तो अंकल मैं चलूं?
अरे रोमी तो आ जाए। नो प्रॉब्लम, मैं फोन करूंगा उसे। पापा, करण गया? हाँ बेटा, उसे जाना था। ये लड़का बहुत कंफ्यूज है। करण का यही एक प्रॉब्लम है पापा। उसे पता नहीं है उसे क्या करना है। उसकी लाइफ में वो क्या कहते हैं, वो नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य। दैट्स द वर्ड। लक्ष्य नहीं है। लेकिन पापा, जिस दिन उसने फैसला कर लिया उसे क्या करना है, फिर देखिएगा वो कहां से कहां पहुंचता है। ये हम में से बहुत सारे लोगों की समस्या है सर। हम में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, अंदर में आग है, लेकिन लक्ष्य में स्पष्टता नहीं है। आरसीएम में लग तो रहे हैं, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं है, उतनी स्पष्टता नहीं है, उतनी प्लानिंग नहीं है उस प्रकार से। ये मूवी है, इसका मूवी का नाम ही लक्ष्य है। और इसमें दिखाया गया है कि जब आदमी को इसमें मैसेज ये है कि इस व्यक्ति के पास में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लक्ष्य की बात करता है तो वो ये कहता है शाम को ये खाना है, ये पीना है, बस इतना ही लक्ष्य है। और जब उसको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए, जब वो लक्ष्य बनाता है, फिर वो क्या करता है, वो अगली क्लिप में हम लोग देखते हैं। ये क्लिप है कारगिल के जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है ये मूवी। ये देखते हैं हम लोग। करण, तुम ठीक हो? रोमी, तुम हमेशा कहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। याद है? अब है। वो है मेरा लक्ष्य। आपने देखा पहले वाले क्लिप में कि वो क्या नाम है इसका हीरो का, ऋतिक रोशन। वो ये कहते हैं कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैंने ये करना है वो करना है। और फिर वो आर्मी में जाते हैं और आर्मी में जाके स्टोरी ये है कि कारगिल की जो सबसे बड़ी चोटी है जिसपे पाकिस्तान का कब्जा रहता है, उस चोटी पे वो 5-6 लोगों का एक ग्रुप जाता है और वहां पे जाके वो झंडा फहरा देता। राइट? जब सबसे बड़ी चोटी पे जाया जा सकता है तो क्या आरसीएम की डायमंड पिन उसके मुकाबले आसान नहीं है क्या? बहुत आसान। 50 करोड़ का बोनस और एक बड़ी चोटी जहां पे जाना बड़ा खतरनाक है, दुश्मन वहां पे है, तो बड़ा आसान है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि जैसे उसको अपनी चोटी दिखाई देती थी, अपना लक्ष्य दिखाई देता था, उसको लेके वो आवेश में आ जाता था, उस प्रकार आपका आवेश आने लग जाएगा, आपकी जबान लड़खड़ाने लग जाएगी। उस दिन आप सही दिशा में जाना शुरू कर देंगे। राइट सर? तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से हम हर व्यक्ति को लक्ष्य बनाना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। दूसरा, 2 ही पॉइंट हैं, गोल क्यों बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये।
The process of achieving goals will give you the confidence and a belief in yourself that you can achieve higher goal. जिस दिन आपने गोल बनाना शुरू कर दिया और उन गोल्स को अचीव करना स्टार्ट कर दिया, ये जो प्रोसेस है ये आपको कॉन्फिडेंस और बिलीफ लेवल आपका बढ़ाएगा कि आप बड़ा गोल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास में एक बड़ी अच्छी चीज है, अभी कुछ वाइटल पिनें हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम ने डिजाइन की हैं। सबसे जो पहली पिन है वो है बिगनर। कितना बैलेंस वॉल्यूम चाहिए सर उसके लिए? टोटल 20,000 आपकी सेल्फ आईडी और सेकंड लेग मिला के 5,000 बैलेंस वॉल्यूम उसके लिए चाहिए। अब दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक तो ये कि आपने काम किया और काम करते रहे और आप इस लेवल पे पहुंच गए, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आपने जब काम किया, आपने लक्ष्य बनाया कि मैंने 20,000 के लेवल पे पहुंचना है। ये जो पहला लेवल है बिगनर, इस पे जाना है। आपने क्या बना लिया? लक्ष्य बना लिया। हेलो, उसकी प्लानिंग बनाई और आप उसको पहुंच गए। अगर आप लक्ष्य बना के पहुंचे हैं तो आप न केवल मात्र ये 20,000 की पिन आप अचीव करेंगे, बिगनर पे पहुंचेंगे, अपितु आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में पहुंचेंगे कि आप इससे बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपका यहां पे काम करेगा और अगले महीने आप 40,000 का लक्ष्य बनाएंगे। टोटल वॉल्यूम सेकंड लेग में 10,000 सॉरी। और आप अगर इस पे पहुंचेंगे तो आप सिर्फ इस पे नहीं पहुंचेंगे, आप पहले जैसे आदमी नहीं रहेंगे, और ज्यादा एक्साइटेड होंगे और आपका बिलीफ लेवल होगा और आप मानेंगे कि आप ओपनर भी कर सकते हैं। और ओपनर करके जब इस प्रकार आप ईगल, रनर, विनर ये लेवल्स लेते चले जाएंगे तो आपका बिलीफ लेवल इतना बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि एक दिन मैं 50 करोड़ बैलेंस वॉल्यूम करके आरसीएम बैलेंस का डायमंड लग जाऊंगा। मैं अपने साथ में इसको रिलेट करवाना चाहता हूं आपसे, जो फैक्ट है मेरी जिंदगी का। आरसीएम बैलेंस की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई और शुरुआती अगर हम 2 साल की बातचीत करें तो आरसीएम का अधिकतर बिजनेस राजस्थान में था। आपका जैतारण में बहुत बड़ा बिजनेस था, पाली में बहुत बड़ा बिजनेस था, और हम लोग वहां हरियाणा में हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लोगों को बड़ा ये लगता था कि यार हमारा बिजनेस चल नहीं रहा और वहां पे लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। स्टार्टिंग की बात अक्टूबर 2002 में भीलवाड़ा में एक प्रोग्राम था, बड़े लेवल का एक प्रोग्राम, पूरे इंडिया से लोग आए उस प्रोग्राम में, जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। 3 प्रोडक्ट आए थे। पहला प्रोडक्ट था बाथ सोप, दूसरा था डिटर्जेंट के कपड़े धोने का साबुन, और तीसरा था टूथपेस्ट। 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए। जैसा आज यहाँ पे अचीवर्स को बुलाया गया तो वो बड़े लेवल का प्रोग्राम था। जब अचीवर्स को बुलाया गया तो मेरा लेवल जो भी था उस समय, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, मेरे लेवल पे जब बुलाया गया तो मैं एक बड़े मंच पे मैं भी गया और मेरा नंबर तीसरी लाइन में पड़ा स्टेज पे। एक लाइन थी, फिर दूसरी लाइन थी, फिर तीसरी लाइन थी, और मैं अपने शहर का, जींद शहर का, मैं सबसे बड़ा अचीवर था और नेशनल लेवल पे मेरी कोई गिनती नहीं। मैं सोचूं था मुझे माइक मिलेगा, माइक तो क्या, मेरा तो चेहरा नहीं दिखा लोगों को। तो वहां से मैंने टारगेट लिया कि अगर कुछ बड़ा काम करना है तो मुझे तीसरी लाइन में नहीं, पहली लाइन में आना है। ये लक्ष्य मैंने कहां लिया? मैंने भीलवाड़ा मिलन वाटिका वेन्यू था, वहां बैठ के मैंने लिया 20 अक्टूबर 2002 को। क्या लक्ष्य लिया? कि मैंने तीसरी लाइन में नहीं, पहली लाइन में आना। पूरी मेहनत की। अब मैं गया एक नई एनर्जी के साथ में गया। अगर आप ऐसे प्रोग्राम में आते हैं और कोई लक्ष्य बना के नहीं जाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही मैं अपने शहर में पहुंचूंगा मैं धुआंधार तरीके से काम करना स्टार्ट करूंगा। मैंने काम किया और 6-8 महीने बाद जो बड़ा फंक्शन था कंपनी का एनिवर्सरी फंक्शन जयपुर में, उस फंक्शन में मैं पहली लाइन में आ गया। अब वहां जब मैं तीसरी लाइन से पहली लाइन में आया, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को 100 गुना बढ़ा दिया। मुझे लगा कि जब मैं तीसरी लाइन से पहली लाइन में आ सकता हूं तो मैं इससे बड़ा भी कर सकता हूं। और मैं उसी दिन जयपुर से मैं लक्ष्य लेके गया, शायद 2 बस मेरे साथ में थी,
लगभग 100 लोग हम लोग आए थे उस प्रोग्राम में। मैंने लक्ष्य बनाया कि आगे जो भी कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा उसमें मैंने टॉप 10 अचीवर्स में आना है। उस समय पिने नहीं होती थी, चेक की एक लिस्ट आती थी कि जिसका सबसे ज्यादा चेक वो उतना बड़ा अचीवर, और उसी प्रकार से उसको स्टेज पे बुलाते थे। तो मैंने टारगेट बनाया कि मैंने टॉप 10 में आना है। बहुत बड़ा टारगेट था, मेरे से बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे बिजनेस में, लेकिन मार्केटिंग प्लान इतना यूनिक है कि अगर आप सिस्टमेटिक काम करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत की, 1 साल के बाद में एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ और मैं टॉप 10 में था। और टॉप 10 में आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। मुझे लगा कि नहीं, और आगे जाना है। फिर पिने लॉन्च हो गई और मेरा ये टारगेट था कि ये डायमंड की पिन जिस दिन मिलेगी, पहली बार जब मिलेगी, तो उनमें मेरा नाम होना चाहिए। और इसी छोटे छोटे गोल सेट करने के प्रोसेस की वजह से मैं डायमंड अचीवर के रूप में आपके साथ। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑफ गोल विल गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन अचीव हायर गोल। और अगर आप वैसे ही अचीव करते जा रहे हैं, हेलो, वैसे अचीव मतलब सम टाइम क्या होता है कि एक आपका बंदा ए लाइन में बढ़िया है, एक बी लाइन में बढ़िया है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हेलो, अगर ऐसे करते जा रहे हैं तो फिर आप अचीव तो कर रहे हैं, लेकिन आपने गोल सेटिंग की टेक्निक को नहीं जाना है। उस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते। राइट सर? तो ये प्रोसेस है, ये बहुत काम करेगा और इसी प्रोसेस में जाते जाते आप रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं। एक बड़ी अच्छी सूचना है मुझे आपके लिए। सबसे पहले मैं उन लोगों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जो नए रॉयल्टी अचीवर बने, जिनका यहां फूल मालाओं से स्वागत किया गया। एक बार हम सब बहुत जोरदार तालियों से उनका एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। और इन्हीं सब लोगों के लिए हम लोगों ने एक विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया है। अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में जो भी नए रॉयल्टी अचीवर आएंगे उन लोगों के लिए हम लोग कुछ विशेष प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं सर। जून में कितना दिन बाकी है सर? अभी 5-6 दिन बाकी है। तो थोड़ा ताकत लगाइए, आप लोग मिलकर प्रयास कीजिए कि आपके क्षेत्र से, आपकी टीम से कुछ नए अचीवर आए हैं। इनका पूरे देश में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। ये कुछ डेट्स में बता रहा हूं आपको। कलकत्ता में प्रोग्राम है, वाराणसी में रहेगा, मुंबई में है 27 अगस्त, रायपुर में 27 अगस्त, पटना, और ये इतने सारे कोर लीडर्स आपको मिलेंगे हर प्रोग्राम में। उनके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। हैदराबाद में रहेगा और चंडीगढ़ में रहेगा, और आपके लिए खुशी की खबर ये है कि आपके नजदीक भीलवाड़ा में भी रहेगा। 20 अगस्त को प्रोग्राम रहेगा आरसीएम वर्ल्ड में। सारे लीडर्स आपको वहां पे मिलेंगे। बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा, मुकेश कोठारी जी, सभी सीनियर लीडर्स एक साथ आपको बड़े मंच पे देखने को मिलेंगे। तो आपके पास में 2 मौके हैं। पहला मौका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकालें, और ज्यादा से ज्यादा अचीवर नहीं निकाल पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस प्रोग्राम में कितने लोगों को सीट मिलेगी, क्या रहेगी, बड़ा क्राउडेड प्रोग्राम रहेगा, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में आप जरूर लेके जाएं। राइट सर? यस। कितने लोग आना चाह रहे हैं आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में? बहुत बढ़िया। ये प्रोग्राम अगस्त में रहेगा, और अगस्त में शायद जोधपुर में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। हाँ, जुलाई महीने में आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। जैसे जून में मैं आपके बीच में हूं, जुलाई में एक बहुत बड़े अचीवर जो आरसीएम बिजनेस में एग्जाम्पल है कि ये बिजनेस पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है, कैसे होता है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 23 जुलाई को आपके शहर में आ रहे हैं आरसीएम बिजनेस के बड़े लीडर, स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा। 23 जुलाई जोधपुर। ऐसी स्थिति पैदा न हो तो उसके लिए एडवांस टिकट आप जरूर लेके जाएं। शायद आज अवेलेबल यहाँ पे होंगी तो आप बाहर से ले सकते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे रॉयल्टी सेलिब्रेशन फंक्शन की। सर, आप आना चाहते हैं फंक्शंस में एज अचीवर? कितने लोग आना चाहते हैं? ये हर 3 महीने के बाद हम लोगों ने डिजाइन किया गया है। और इसके बाद में जो अगली जो तिमाही रहेगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बोनस के बिहाफ पे हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, 17वीं एनिवर्सरी, जिसमें टेक्निकल और उससे ऊपर वाले जो लोग हैं
पिनों पे जो लोग आएंगे उनको हम लोग वहां पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये इसकी एक समरी है इन प्रोग्राम्स की। ये इतनी जगहों पे प्रोग्राम हो रहे हैं सारे के सारे, राइट। अब 2 पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं। हमने बातचीत की कि गोल्स बनाना जिंदगी में जरूरी है। लगता है आपको? कितने लोगों को लगता है? क्यों? पहला कारण क्या है कि आपके अंदर एनर्जी आएगी, इसलिए बनाना चाहिए। और दूसरा, जो प्रोसेस है छोटे छोटे गोल अचीव करने का, वो आपको कॉन्फिडेंस और आपका बिलीफ लेवल बढ़ाएगा। आप बड़े बड़े गोल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्त कैसे किया जाए? गोल्स कई तरह के हो सकते हैं। आपका हेल्थ से रिलेटेड गोल है, आपके दूसरे गोल्स हैं, लेकिन बिजनेस गोल्स, आरसीएम के गोल अगर आपने अचीव करने हैं तो उसका सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, अपना लेग स्ट्रक्चर बनाइए। आपकी दोनों ग्रुप्स की डेप्थ तक लेके जाइए, दोनों ग्रुप्स को, ए और बी ग्रुप को, और फिर एक एज्यूम कीजिए कि आपकी डेप्थ में आप कितना बिजनेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सितंबर का टारगेट प्लान करना है कि सितंबर में आप टेक्निकल जाएंगे, तो आप यहाँ पे डेप्थ में प्लानिंग कीजिए कि डेप्थ में आपका बिजनेस सपोज अभी 2 लाख का है तो आप इसको 3.5 लाख कर देंगे सितंबर तक। इधर 1 लाख का, इसको 2 लाख करेंगे, और फिर इसको ऊपर बढ़ाते जाइए कि यहाँ पे जो व्यक्ति है ये अपनी सेकंड लेग में कितना कर सकता है, ये कितना कर सकता है। तो इस प्रकार से आप बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी चीज अगर पेपर पे आप उसको अचीव कर लेंगे तो वो हकीकत में अचीव होने की संभावना बन जाती है उसकी। राइट सर? बड़ी बड़ी चीजें पहले कहां पे बनती हैं सर? पेपर पे बनती है। पेपर पे आप बनाइए, हवा में काम मत करते रहिए, उसकी एक पूरी प्लानिंग और योजना आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी चीज है सेट प्रायोरिटीज। लक्ष्य तय करना है, प्राथमिकताएं तय कीजिए। एनर्जी एक जगह लगनी चाहिए। बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, घर गृहस्थी भी है, बिजनेस भी है, सामाजिक चीजें भी हैं, दूसरी चीजें भी हैं। उन सब में तालमेल बना के आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे कैसे रखा जाए वो जानना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी कैसे सेट की जाए, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मान लेते हैं आपके पास में बहुत सारे नोट हैं, बारिश में वो गीले हो गए और आपने उनको सुखाने के लिए घर पे आंगन में रख दिया, और अचानक क्या हुआ कि हवा आ गई। हवा आएगी तो नोट उड़ जाएंगे। नोट उड़ने लग गए तो अब उसमें सभी तरह के नोट थे, 2000 के भी, 500, 100, 50, 20, 10 सब तरह के थे। अब हवा आ गई, तेज आ गई, अब नोट उठ के बाहर गली में चले गए हैं। अब आप नोट पकड़ेंगे जब, तो सबसे पहला कौन सा नोट पकड़ेंगे? 10 का पकड़ेंगे या 2000 का? पत्नी से पूछेंगे तो नहीं पहला कौन सा पकड़ूं? हेलो? क्यों? आपको मालूम है कि भाई 2000 की वैल्यू ज्यादा है। गांधी जी की मूर्ति तो 2000 वाले पे भी है, 100 वाले पे भी है, लेकिन आपको मालूम है कि ये 2000 वाले गांधी जी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। राइट सर? तो वो आपकी प्रायोरिटी बन गई। क्यों? क्योंकि वहां कीमत तय है, ये 10 का, ये 2000 का। लेकिन हम जो रोजमर्रा के काम करते हैं हमारी जिंदगी में, उस पे कीमत का कोई प्राइस टैग नहीं लगा हुआ। शादी में जाएंगे तो कितने रुपए का काम है, और मीटिंग में जाएंगे तो कितने रुपए का काम है। हेलो? इसलिए ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं और 10 रुपए वाले काम को 2000 का मान लेते हैं। बहुत बार बड़े कंफ्यूजन है, और इसलिए आम व्यक्ति जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, वो 10 साल से बिजनेस में थे, लेकिन जब उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे लिया, वो 10 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया वो 1 साल में कर दिया। हेलो? मैं अपना पर्सनल एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। ऐसा है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं अपनी एकेडमिक एजुकेशन में कभी फेल नहीं हुआ, और कभी मैंने कोई रिकॉर्ड भी बहुत बड़ा नहीं बनाया। पास हो जाता था ठीक ठाक मार्क्स से। 1994 में मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद एक स्कूल में एज ए प्राइवेट टीचर ज्वाइन कर लिया, और साथ में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया एमए में। चाह रहा था कि दोनों चीजें साथ साथ करूंगा। स्कूल में इतना बिजी हो गया कि पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब डेट शीट आ गई तब मालूम चला कि यार फॉर्म भी भरे थे,
और ऐसा होता है जनरली कि यार डेट शीट आ गई तो चलो पेपर दे दो, होता है सर। तो मैंने भी ऐसा ही चुना, डेट शीट आ गई, पेपर देने हैं, 1 महीना बाकी था लगभग एग्जाम का। तो गांव में मैं पढ़ाता था स्कूल में, वहां से दिल्ली गया, वहां एक कमरा किराए पे लिया और वहां जाके किताबें खरीदी। पहले किताबें भी नहीं थी, किताबें खरीदने के बाद में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी, बड़ी मेहनत की। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे रेगुलर पढ़ते थे हम लोग। और जिस दिन पेपर होता था 20 22 घंटे पढ़ते। क्यों? क्योंकि पूरा साल पढ़ाई नहीं की थी। और फिर एग्जाम हो गया, घर पे आ गए, फिर अपने काम में बिजी हो गए। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि जब एग्जाम के 2 महीने के बाद में एक सर्टिफिकेट मेरे घर पे आया, और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सर्टिफिकेट देखिए, इस पे लिखा है शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ MA फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज इन एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ईयर 95-96। अब कितनी मजेदार बात यह है कि पूरे साल पढ़ाई करते थे तो पास होते थे, और डेट शीट आने के बाद किताब खरीदी तो कॉलेज में टॉप हो गए। अगर ये तरीका मालूम होता तो फिर यही करते रहते पूरी जिंदगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये शिक्षा बहुत सही समय पे मिली, और उसी का परिणाम ये है कि ये शिक्षा आरसी बिजनेस में आके काम आ गई। टॉप प्रायोरिटी बहुत जरूरी है सर। बना सकते हैं आरसी बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोकस ऑन योर गोल, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, जो 8 को स्टेप का अंतिम पॉइंट है, और वो है नेवर एवर क्विट। नेवर एवर क्विट का मतलब ये हुआ किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, बिजनेस को नहीं छोड़ना है। बिजनेस कब छोड़ते हैं लोग ज्यादातर? जब बिजनेस चलता नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं रहती हैं, और कई तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। ऐसा ही होता है सर हम सबके साथ में। तो ये पॉइंट जो है, ये स्लाइड कह रही है नेवर एवर क्विट। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में आपको छोड़ना नहीं है। हालात अच्छे या बुरे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस में हैं, और बिजनेस है तो उतार चढ़ाव रहेगा सर, राइट? 1-2 चीजों को हम देखते हैं। कौन है ये? एडिशन, पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन को हम लोग ज्यादातर इस रूप में जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो 10,000 बार फेल हुए थे? कितनी बार सर? 10,000 बार फेल हुए। जब वो 10,000 बार फेल हुए होंगे तो क्या उनके दोस्तों ने ये नहीं कहा होगा कि भैया क्यों पंगे में पड़ रहे हो, छोड़ दो, दूसरा कुछ कर लो? हेलो, पत्नी ने मना नहीं किया होगा? आप हिम्मत देखिए उस बंदे की कि एक चीज को कर रहा है, 1 बार फेल हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, 10,000 बार फेल हुआ। और जब लोगों ने कहा कि यार तुम 10,000 बार फेल हो गए, उन्होंने कहा कि 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीख लिए हैं जिनके करने से बल्ब नहीं बन सकता। वो मेरी लर्निंग है, वो मेरा फेलवर नहीं है। हम लोगों के साथ में हम भी वैसे ही कुछ काम कर रहे हैं, लोग विरोध करते हैं हमारा भी। हम 5, 7, 10, 20, 30, 50 लोगों की अगर ना को झेल लेते हैं तो मैं लगता बहुत हो गया, अब छोड़ दो यार। हेलो, यस, 10,000 बार फेल हुए, और वो इसलिए फेल होके कामयाब हुए क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। ये उनकी जीवनी से एक कोट मैंने लिया है। In 1914, at age of 67, he lost his factory which was worth of millions dollars with little insurance. 1914 में 67 की उम्र जब हो गई, उनकी जो फैक्ट्री थी जहां पे वो रिसर्च करते थे, उसका बहुत कम बीमा था और वो सारी की सारी जल गई। आप इमेजिन करके देखिए कि एक आदमी, उम्र कितनी हो गई सर?
67 साल। जब आदमी ये सोचता है कि अब तो पोते नाती खिलाने का टाइम आ गया है, उस समय उसकी फैक्ट्री जल गई। अब फैक्ट्री जल गई, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही है, सब लोग उसको देख रहे हैं। आग इतनी भयंकर है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। उसी भीड़ में एडिशन भी खड़े हैं और ऐसी स्थिति में लोग बातें करते हैं। यस और नो? बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, अब अपने लोगों के विचार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी दूसरे ने कहा कि इस उम्र में अब थॉमस अल्वा एडिसन क्या करेगा बेचारा। किसी ने कहा कि इसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। किसी ने यह भी कहा कि कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक कर देंगे। ये बातें कौन कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, आम लोग, भीड़ कह रही है जो जमा हो गई है। आग लग रही है, भयंकर धुआं निकल रहा है, भयंकर आग है, शायद फायर ब्रिगेड भी नहीं थी उस समय, बुझाया नहीं जा सकता। लोग बात कर रहे हैं। उस समय उसी भीड़ में थॉमस अल्वा एडिसन भी खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट एडिशन सेड, एडिशन ने क्या कहा? कब? जब आग लगी हुई है, लोग कह रहे हैं कि खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, बहुत बुरा हुआ। एडिशन ने अपने आप से क्या कहा? There is a great value of disaster. All our mistakes are burned up. Thanks God, we can start again. उसने कहा कि ये जो आग लगी है, जो ये आपदा आई है, इसमें भी एक फायदा हुआ कि हमारी जो गलतियां थी वो भी जल गई। हेलो, क्या कह रहा है कि जो हमारी गलतियां थी वो भी जल गई हैं। हे भगवान, तेरा शुक्र है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम जिंदा हैं, हम बचे हैं, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एटीट्यूड था थॉमस अल्वा एडिसन का। और जब व्यक्ति का ऐसा एटीट्यूड होता है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है? 3 वीक्स लेटर, इस घटना के 3 सप्ताह के बाद में ही इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। उसने एक नया आविष्कार कर दिया। कितने दिन बाद सर? 21 दिन के अंदर अंदर। 21 दिन तक तो लोग उस सदमे से नहीं उबर पाते हैं। हेलो,